हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं। उसके बाद हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो एक बार मैं चेक करता हूं कि चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ क्वेश्चंस को लेके यहाँ पे ये क्लास कराई जाती है। ऐसे सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आवाज वगैरह जा रही है ना? ठीक ठीक, मैंने चेक कर लिया, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। ओके, किसी का कोई क्वेरी होगा, कुछ भी होगा तो आप कमेंट करना, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है ना, सारी चीजें बढ़िया से चल रही हैं। और ओके, ठीक ठीक, नोटिफिकेशन मिल गई आप लोगों को? हाँ, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल है, आसान सा सवाल है। उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब करेंगे। ओके, चलो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा विमुद्रीकरण योजना या विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई? ठीक है ना, विमुद्रीकरण आप सभी जानते हैं, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन जो है वो कब घोषणा किया गया डीमोनेटाइजेशन का? चलो, ठीक है ना, ये तो आसान सा सवाल है। क्या चल रहा है सेशन ना? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा। और 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी। इसमें क्या हुआ था बताएं कमेंट करके आप लोग। 1,000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को बंद किया गया था। और बाद में फिर नई सीरीज की नोट जारी की गई, 500 रुपए की और 2,000 की। और पिछले साल 2023 की बात है, 2,000 रुपए के जो नोट थे उनको भी धीरे धीरे वापस मंगाया जाने लगा। तो ये था डिमोनेटाइजेशन, जिसका लॉजिक आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि असल में ऐसा क्यों किया गया था। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल, नोटबंदी, लोग काफी परेशान हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका। इसमें आपको बताना है कि नरसिंघम कमेटी जो है इसकी रिपोर्ट किससे संबंधित थी? सर आप तो पहचान में नहीं आ रहे हो थोड़ा सा। क्या है कि आज मातृनवमी है ना? तो शायद आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो, कुछ वजह थी। ठीक है ना। हाँ, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है नरसिंघम कमेटी की रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है ना। नहीं, लुक चेंज क्या, असल में मैं चलो इसकी भी कहानी बता देता हूं। आज है मातृनवमी, ठीक है ना। और होता क्या है कि जिनकी मम्मी नहीं होती हैं, जैसे कि जिनकी मम्मी की डेथ हो चुकी होती है, तो मातृनवमी के दिन उनको अपने कुछ बाल वगैरह ये सब करवाना पड़ता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आप मुझे चेंज देख सकते हैं। ठीक है ना। चलो, मेरी माताजी की डेथ जो हुई थी वो 2019 में हुई थी। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नरसिंघम कमेटी आपकी किससे संबंधित है? आप सभी को पता है बैंकिंग से संबंधित है ना। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से आपको ये बताना है कि ये कब बनाई गई थी। आप सभी को ये भी क्लियर होगा ना, इसमें दो कमेटी बनी थी। दो कमेटी बनी थी। तो जो पहली कमेटी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? 1991 में, 1991 में
पहली कमेटी बनाई गई थी और इन्हीं की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनाई गई थी 1998 में, है ना। उम्मीद है डिटेल में ये चीजें आपको पता ही होंगी, ठीक है ना। तो इन्होंने कुछ सुझाव वगैरह दिए थे, जैसे कि इन्होंने बोला था कि एक मिनट, ये क्या चलने लगा, रुको रुको। इन्होंने बोला था कि जो वाणिज्यिक बैंक वगैरह हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनको आपस में विलय कर दिया जाए और 3-4 नए बड़े बैंक बनाए जाए, है ना, जिसमें आप देखे होंगे ना सरकार का इस पे जो है जोर भी है। बिल्कुल तस्नीम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 1991 और 98 में, ठीक है ना। तो ये सब इन्होंने सुझाव दिया था। ये आपको पता ही है कि 1991 में एक पहली कमेटी आती है, दूसरी 1998 में आती है, ठीक है। 1998 में क्या, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, किसका संबंध मुद्रा बाजार से नहीं है। आसान है ये भी, शेयर, है ना। आप लोग शेयर मार्केट में पैसा वगैरह तो नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया शेयर मार्केट। बाकी चीजें जो हैं वो मनी मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये आपका क्या, कैपिटल मार्केट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ठीक से पढ़ना क्योंकि काफी छोटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ये बैंक दर होगा, चर नहीं, है ना। बैंक दर हो गया, CRR हो गया, रेपो हो गया और SLR हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आप लोग करेंगे। स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट करेंगे, सोच के जवाब देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है ना। सोच के जवाब देना है आपको, किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं है। तो इसमें देखो सभी के सभी आपके क्या सही हैं, है ना। RBI के द्वारा, चाहे आप बैंक रेट की बात करोगे, बैंक रेट हो गया, CRR हो गया, रेपो हो गया, ठीक है ना, SLR हो गया, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इन सभी का। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय कौन कौन से हैं। मंदी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए उपाय कौन कौन से हैं। इसमें पहला ऑप्शन है नगद कोष अनुपात को बढ़ाना है, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना है, नगद कोष अनुपात को घटाना है। यानी ये जो है ये कह रहा है CRR को बढ़ाएंगे, ये कह रहा है कि हम SLR को क्या करेंगे, कम करेंगे, और ये कह रहा है कि हम CRR को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मंदी और बेरोजगारी को करना है दूर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, क्या कमेंट किया आप लोगों ने, ठीक। सभी का कहना है डी, चलेगा, बिल्कुल। यहां पे हम क्या करेंगे, SLR को कम करेंगे, CRR को कम करेंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा,
SLR कम होगा या CRR कम होगा, यानी इनकी दरें कम होंगी, तो मार्केट में जो है धन का प्रवाह बढ़ जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या, यहाँ पे बी और सी दोनों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मल्होत्रा कमेटी की बात करनी है कि किस क्षेत्र से संबंधित है। चलो इसको आप लोग बताएंगे। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इन्होंने क्या सिफारिश किया। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आप सही जवाब देंगे। अच्छा ये भी बता देना कि यह समिति कब बनाई गई थी, कब। सेवन का आपने बोला क्या, बी। चलो सही है। 7 का का आंसर क्या हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित थी। तो होता क्या है, 1993 में, 1993 में, ठीक है ना, 1993 में, आप लोग आंसर करते रहे, मैं देख रहा हूं फोन में आपके कमेंट। चलो 1993 में RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको सुझाव देना था बीमा क्षेत्र से संबंधित। ठीक है ना, तो इन्होंने 1994 में अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट किया और अपने सुझाव दिए। तो डिटेल में तो चीजें आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलो तो ये भी क्लियर है आपका। ये सब छोटे छोटे आसान आसान सवाल हैं जो कि परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल 1993 में बनाई गई थी और 1994 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था। ठीक है ना, चलो 1994 में इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट सबमिट किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी। आईडीबीआई की स्थापना, चलो कल से हम टाइम 9 PM कर देंगे, डन है। नेक्स्ट आपका जो ये क्लास होगा प्रैक्टिस वाला, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो 9 PM रहेगा। आप लोग ध्यान रखना, शेड्यूल वैसे यूट्यूब पे लग जाएगा, उसमें टाइमिंग भी रहेगा, तो आप आसानी से उसको देख पाएंगे। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था उस टाइम की, देखो उस टाइम ना औद्योगिकरण पे काफी जोर दिया जा रहा था, तो बड़े पैमाने पे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, और ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इन सब के लिए इसको जो है स्थापित किया गया था। सो राइट आंसर क्या, चलो 8 का क्या, सी हो गया। ठीक है ना, 8 का सी, 1964। ठीक है, जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ये आपको बताना है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है। कीमत स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है, कीमत स्तर में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, मौद्रिक आय में वृद्धि होती है, उपलब्ध पूर्ति मांग से अधिक होती है। आपको बताना है स्फीति से संबंधित नहीं है इनमें से क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करके आपको जवाब देना है। कीमत स्तर में वृद्धि होती है, ये संबंधित है या नहीं है। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, ये संबंधित है या नहीं है ना। तो आप लोगों के आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, है ना। और लोग कमेंट करें। आप लोग बी और सी में कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो बी पे आ जाते हैं। एक तो देखो कीमत स्तर में वृद्धि होती है, आप सभी को पता है कि जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है ना, तो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो ये तो जग जाहिर सी बात है कि कीमत स्तर में वृद्धि, प्राइस लेवल क्या बढ़ गया।
मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। क्या आपने देखा? देखो, दो चीजें एक साथ कैसे चलेंगी। अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है ना। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अगर बढ़ रही हैं तभी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, और वो अगर बढ़ रही हैं तो मुद्रा का मूल्य कहीं क्या हुआ, मुद्रा के मूल्य में फिर, समझ रहे हैं ना, मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। और यहाँ पे दिया है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या, राइट आंसर यहाँ पे बी। ऐसा नहीं होता। इन्फ्लेशन अगर रहेगा तो क्या होगा, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। जहां पे देखो प्राइस लेवल बढ़ेगा, प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो वहां पे वैल्यू ऑफ मनी जो है, वैल्यू ऑफ मनी, इसमें क्या होगी, कमी होगी। डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, राइट आंसर यहाँ पे क्या, बी हो जाएगा। अगला सवाल, मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए। मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है ना। दो काम देखो, सरकार जब इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन के टाइम दो ऐसे महत्वपूर्ण टूल होते हैं जिसपे ध्यान देना आवश्यक होता है। एक तो क्या करना है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको क्या करेंगे, इसके साथ कुछ करेंगे। और दूसरा टैक्सेशन, टैक्सेशन, टैक्सेशन के साथ भी कुछ करना है। तो करेंगे क्या, इन्फ्लेशन के टाइम हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, कमी करेंगे, और टैक्सेशन में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। करारोपण को बढ़ाएंगे, करारोपण को हम क्या करेंगे, करारोपण को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक व्यय है इसमें हम क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो ये चीजें इन्फ्लेशन को बैलेंस करेंगी, ठीक है ना, ये चीजें इन्फ्लेशन को बैलेंस करेंगी, तब जाकर के प्राइस लेवल जो है संतुलन की स्थिति में आ सकता है। डन है। सो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा कारण लागत जन्य मुद्रास्फीति, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं। सोच के जवाब देना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों के कमेंट भी देख रहा हूं। सो बात यहां पे की जा रही है कि लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए क्या उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 11, सोच के जवाब देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो यहां से शुरू करते हैं। बढ़ते हुए आयात निर्यात, इनका कोई खास रोल नहीं होता है इसमें, क्योंकि आयात भी बढ़ रहा है, निर्यात भी बढ़ रहा है, तो इसमें क्लियर तो कुछ लिखा ही नहीं है। एक चीज लिखा होता तब हम विचार कर सकते थे। बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसका भी बहुत ज्यादा इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। उम्मीद है आप लोग अब समझ चुके होंगे। बढ़ती हुई जीवन निर्वाह की लागत, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ये वजह है लागत जन्य मुद्रास्फीति के लिए, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को घटा दे, ऐसा करना चाहिए क्या। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करे और बैंक दर को बढ़ा दे, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करे और बैंक दर को घटा दे।
चलो 12 का आपको बताना है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब आप लोग देंगे। क्या हो जाएगा सही जवाब कि इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को अगर नियंत्रित करना है, तो क्या करना चाहिए, केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगी या खरीद करेगी? पहले तो ये क्लियर करना है। दो चीजों की बात की गई है, सरकारी प्रतिभूतियों की और बैंक रेट की। तो सरकारी प्रतिभूतियों को केंद्रीय बैंक को क्या खरीदारी करनी चाहिए या बिक्री करनी चाहिए? बैंक दर को बढ़ाना है या घटाना है, यही चीज आपको बतानी है। ठीक है ना? क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा, साथ ही साथ वो बैंक दर को बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। डन है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बताना है आपको, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आप सही जवाब देंगे कि जब इन्फ्लेशन 10 से 20% होती है, 10 से 20 के आसपास होती है, इसके बीच होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे आप रेंगती हुई स्फीति बोलेंगे, चलती हुई स्फीति बोलेंगे, दौड़ती हुई बोलेंगे, या अति स्फीति बोलेंगे, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन, क्या बोलेंगे? चलो 13 का जवाब देंगे। रेंगती हुई स्फीति कब होती है, जब इन्फ्लेशन रेट कितना होता है, बताना है आपको कमेंट करके। रेंगती हुई स्फीति, चलती हुई स्फीति, दौड़ती हुई स्फीति, ठीक है, अति स्फीति। 13 का आपने क्या आंसर क्या बताया है? हाँ ठीक है, चलो ए बी सी सभी लोग मिला जुला जवाब दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रेंगती हुई स्फीति, इसको एक नाम से और बोला जाता है ना, मंदी स्फीति। तो ये तब होती है जब इन्फ्लेशन रेट होता है 0 to 3% के आसपास, है ना? अच्छा देखो, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो आरबीआई कितना कहता है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई हमारे इंडिया के लिए इन्फ्लेशन होना चाहिए 4 ± 2, है ना? इसीलिए आप देखते होंगे कि हमेशा से जब एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है ना, तो उसमें इस पे ध्यान दिया जाता है और इसी के आसपास इन्फ्लेशन को रखने की बात की जाती है। ठीक है, तो मंद स्फीति या रेंगती हुई स्फीति जब 3% के आसपास रहे। दौड़ती हुई स्फीति कब होती है, चलती हुई कब होती है? चलती हुई स्फीति तब होगी जब ये रहे 3 to 6%, 3 to 6%, तो इसे क्या बोलेंगे, चलती हुई स्फीति। ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या, दौड़ती हुई स्फीति। दौड़ती हुई स्फीति में कितना होगा, 10 to 20, 10 to 20, ये क्या हो जाएगी, दौड़ती हुई स्फीति। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, यानी अति स्फीति क्या हो जाएगी, जब इन्फ्लेशन रेट रहे हमारा क्या, 20 से लेकर के 100, इसके अबव भी हो सकता है, इसके रेंज में है तो ये हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, तो राइट आंसर आपने देख ही लिया होगा, इसका क्या हो जाएगा, दौड़ती हुई स्थिति। ए बी सी डी, अच्छा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मुद्रास्फीति पिछड़े और अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक है? इसका जवाब आपको देना है। पिछड़े और अर्धविकसित देशों के लिए लाभदायक किस प्रकार की स्फीति होगी? क्वेश्चन नंबर 14, इसका आप राइट आंसर बताएंगे। पिछड़े और अर्धविकसित देशों के लिए क्या इन्फ्लेशन का रेट रहे जो अच्छी बात होगी? चलो कमेंट करेंगे आप सभी लोग। क्लियर है? देखो
एक तो देखो हमारे यहाँ एक थोड़ा सा आप इसमें कॉमन सेंस अपना लगा के चलना, क्योंकि इसमें जितना देख रहे हो ना, सबसे जो देखो, एक तो हमने बात कर दी है कि पिछड़ा और अर्धविकसित, यहाँ पे ना तो विकासशील देश है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो मतलब हमको और कम रखना है ना। तो सबसे कम यहाँ पे किसका रहेगा? सबसे कम यहाँ पे रहेगा रेंगती हुई स्फीति का, जिसका मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 3% के आसपास रहेगा, 0 to 3% के आसपास। तो राइट आंसर क्या? 14 का ए, 14 का ए है ना। अगर देखो हम डेवलपिंग की बात करते हैं ना, विकासशील की बात करते हैं, तब आप पैदल वाली ये ले सकते थे, है ना, चलती हुई स्फीति आप ले सकते थे। बट यहाँ पे हमने बात किया है किसकी? पिछड़े और अर्धविकसित की। तो जो सबसे कम रेट है उसको लेके चलना। जैसे हमारे इंडिया के लिए क्या टारगेट है? 4+-2, आरबीआई ऐसा कहता है ना। तो अब इंडिया को आप कंपेयर करके समझ सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये सवाल है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति आप कब मानेंगे? 15 का जवाब करेंगे, सवाल संख्या 15। देखो आज के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, मैं बिजी था थोड़ा सा, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखो क्लास को अब गैप नहीं करना है, मैं कम ही क्वेश्चन लेके आऊं, छोटे जो भी है, बट कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। सो 15 का आपको जवाब देना है। स्टैगफ्लेशन में आप क्या देखते हैं? स्टैगफ्लेशन में देखते हैं कि वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, और बेरोजगारी के साथ साथ क्या होता है? इन्फ्लेशन का रेट भी उच्च दर का होता है। तो उच्च बेरोजगार के साथ, यानी उच्च बेरोजगारी के साथ जब आप उच्च मुद्रास्फीति को ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है क्या? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। तो ये भी एक आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, इसका जवाब आपको देना है, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है। चलो मैं बैठ जाता हूं, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, किस अर्थशास्त्री का कथन है? सिक्सटीन किसका कथन है, ये भी आप कमेंट करके बता देना। चलो, राइट आंसर तो ऐसे आप लोगों के आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कथन है, आपने पढ़ा होगा वकील और ब्रह्मानंद के बारे में। वकील एवं ब्रह्मानंद, है ना। इन्होंने बोला था कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने बोला साथ ही साथ कि डाकू जो होता है वो धनी को लूटता है, लेकिन जो मुद्रास्फीति है ये गरीबों को लूटती है। इसीलिए इन्होंने बोल दिया कि मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो एक सवाल मेरा और आपसे है, स्फीति का खोज सिद्धांत, स्फीति का खोज सिद्धांत किसने दिया? स्फीति का खोज सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बताना है आपको। स्फीति का खोज सिद्धांत किसने दिया? फटाफट कमेंट करेंगे आप। हाँ, स्फीति का खोज सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बताना है, फटाफट कमेंट करेंगे। अच्छा चलो ये बताते रहना, तब तक आपके सामने, ये तो देखो बहुत आसान सा सवाल है। स्फीति का अंतराल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी, जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका रिलेटेड था, हाँ, ये मूल्य बढ़ाओ स्फीति, स्फीति यहाँ पे होगा, टाइपिंग एरर है। मूल्य बढ़ाओ स्फीति का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि स्फीति का खोज सिद्धांत, सभी का कमेंट करके बताना है आपको, स्फीति का खोज सिद्धांत। एक तो मैंने बोला क्या, ये हो गया आपका
मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन के बाद आपको बताना है स्फीति का खोज सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना। एक चलो और बता देना, स्फीति का मौद्रिकवादी सिद्धांत किसने दिया, मौद्रिकवादी सिद्धांत किसने दिया। इन क्वेश्चन के जवाब आपको करने हैं, कमेंट करें आप लोग। मार्कअप इन्फ्लेशन यानी कि मूल्य बढ़ाओ स्फीति का सिद्धांत किससे संबंधित है, आप लोग का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब। ओके, आवाज नहीं जा रही है क्या, ऐसा है, रुकिए रुकिए मैं एक बार चेक करता हूं, मेरी आवाज जा रही है। ओहो, अभी भी क्या हो गया, रुकिए 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 चेक करते हैं, एक मिनट। यहाँ से तो वॉइस ठीक है। हाँ, मैंने अभी एक बार वो माइक निकाल के फिर से प्लग इन किया हुआ है, शायद अभी ठीक हो जाए। अभी सही जा रही है आवाज, ऐसा है, अभी ठीक है ना, चलो हाँ, ओके, अभी ठीक है ना। तो 3 सवाल आपके सामने, अब ये चलो, अभी जो बीच में आवाज डिस्टर्ब हुई उसको साइड करके आपको बताना है मार्कअप इन्फ्लेशन किससे रिलेटेड है, ये आप लोगों ने बता दिया। ऑप्शन ए सभी लोगों ने बोला है गार्डनर एकले, तो बिल्कुल सही जवाब है। स्फीति का खोज सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। स्फीति का खोज सिद्धांत, स्फीति का खोज सिद्धांत बताएंगे और स्फीति का मौद्रिकवादी सिद्धांत बताएंगे, बताइए। स्फीति का खोज सिद्धांत और स्फीति का मौद्रिकवादी सिद्धांत, तो जो स्फीति का खोज सिद्धांत है ना, ये आपका रिलेटेड है किससे, फेल्प्स से, ठीक है ना, ये आपका किससे, फेल्प्स से रिलेटेड। और स्फीति का मौद्रिकवादी सिद्धांत किससे, मिल्टन फ्रीडमैन से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो अभी एक, हाँ ये सवाल आपको बताना है। देखो 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस टाइम पे प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी, ये सवाल है जिसका आपको सही जवाब देना है, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस टाइम, आपको बताना है कि उस टाइम, हाँ पहले सेशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन थे, आज थोड़ा सा मुझे काम ऐसा कुछ था, मैं बिजी था, इस वजह से आपका क्वेश्चन जल्दीबाजी में केवल हिंदी में लाया गया है। नेक्स्ट सेशन में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपसे बोला था कि इस सेशन को अब हम डिले नहीं करेंगे, गैप नहीं करेंगे, कंटिन्यू बना के रखना है, इसलिए मैं लाइव आ गया फटाफट, ठीक है ना। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा राशि कितनी थी, आप लोगों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सी, एक मिनट, अच्छा ये एबीसीडी लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी है, सो राइट आंसर इसका 50 करोड़ होगा, है ना, 50 करोड़ बिल्कुल। ये सी और बी में थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया है, आज दरअसल सारी चीजें जल्दबाजी में हुई हैं, बट नेक्स्ट क्लास आपकी ठीक से रहेगी सब कुछ। ये तो आप सभी को पता ही है कि अगर बांड की कीमत है, यानी कि बांड की कीमत और ब्याज की दर के बीच कैसा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशन होगा, निगेटिव होगा, या क्लियर ही नहीं है कैसा होगा, या न्यूट्रल होगा। तो 18 का आपको जवाब देना है, बांड की कीमतें और ब्याज की दर के बीच कैसा संबंध होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है।
बांड की कीमत और ब्याज की दर के बीच कैसा संबंध? बिल्कुल, बढ़िया। हाँ, इनवर्स या निगेटिव, ऋणात्मक, ठीक है ना। और ये तो हो ही गया स्फीतिक अंतराल। तो देखो आज का क्लास जो है बहुत छोटा सा था और जितने क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट क्लास के लिए मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि क्वेश्चंस जो रहेंगे वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, जो आपके काम में आएंगे। ये सवाल तो आप सभी लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि मुझे सेशन को कंटिन्यू बनाए रखना था, इसलिए मैं जल्दीबाजी में क्वेश्चंस लेके आ गया, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया है। एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि उसका राइट आंसर नरसिंघम कमेटी होगा या वर्मा होगा, उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट एवरीवन।